अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर सुन साइया नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं जे निखत, और ये इसकी 19वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते। चूँकि मामला नामवर लोगों की आपसी झड़प का था, खास पंचायत सरपंच साहब के डेरे पर बैठी थी। खुद दादी इस पंच के अहम रुकन थे, लेकिन इखलाक हुसैन की फिजूल की ये वावेले से इज्तनाब के लिए वो अपनी ख़ास नशिस्त के बजाय अलग सोफ़े पर अपने मखसूस अंदाज में पुश्त से टेक लगाकर, डंडे पर मजबूत गिरफ्त जमाकर, रुआब व दबदबे के साथ बैठे थे। सरपंच के इशारे पर कार्रवाई शुरू हुई। इखलाक हुसैन की साजिशी दिमाग व ज़ुबान की हिस्ब तवक्को लाजवाल जुगल जोड़ी शुरू हो गई। नहायत होशियारी से अपने गार्ड्स के अलावा उसने 4 गांव के किसान को बतौर चश्मे दीद गवाह न जाने कहाँ से पैदा करके पेश कर दिया था, जबकि कब्रिस्तान वाली वो सड़क आम तौर पर वीरान ही रहती थी। जवाब में दादी की बतदरीज डंडे पर गिरफ्त सख्त से सख्त तर हो रही थी, लेकिन चेहरे के तासरात मुकाबिल को आग लगा देने के लिए बिल्कुल पुरसुकून थे। जो जता रहा था, तुम कुछ भी भौंक लो, इधर फ़र्क नहीं पड़ता हमें। दादी के सोफ़े के करीब पुश्त पर हाथ बांधे खड़े दिलावर का भी यही आलम था। ना कोई घबराहट, ना ही तरदीद में अचानक से मुश्तैल होकर कूद पड़ने की जल्दी। संगी मुजस्मे की तरह खड़ा वो फूफा कर रहे इखलाक हुसैन को शिकारी चीते जैसी सुर्ख निगाहों से बस घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ाओ, एक झपटा और काम तमाम। दूसरी तरफ का मामला बिल्कुल ठंडा देख वो तुरुप का इक्का के तौर पर एक मर्तबा फिर गैर वाज़ेह अंदाज में वही जिक्र छेड़ने लगा कि दादी की हिदायत से बंधे दिलावर की ज़ब्त का बांध टूटा। अभी भी मेरे हाथ बंधे हुए नहीं है इखलाक हुसैन। मर्द हो, मर्दों की तरह मर्दों से मर्दों की बात करो, ना मर्दों की तरह औरतों को बीच में घसीटोगे तो। पुश्त पर बंधे एक हाथ को दूसरे से रोकता ज़ब्त से जुमला अधूरा छोड़कर जैसी कहरबान निगाह उसने इखलाक हुसैन पर डाली थी, वो दुम पर लात पड़े सांप की तरह बिलबिला उठा। देख देख रहे हैं सरपंच साहब, भरी पंचायत में छटाक भर का लड़का धमकी दे रहा है, देख रहे हैं ना आप सब। वावेला मचाता आदत के मुताबिक वो शुरू हो चुका था। दिलावर, पंचायत है ये। दादी का लहजा तंबी था। पंचायत का लिहाज है, इसलिए धमकी पर इक्तिफा कर रहा हूँ, मगर आखिरी एक बार फिर इसने अगर उनका जिक्र छेड़ा तो क्या कर लोगे? तरबूज के बीज की तरह उछल कर वो दनदनाता हुआ शेर के मुंह को आया। ज़ुबान छोड़ दूंगा, जबड़े उखाड़ लूँगा। मसम करते अल्फाज पर अमल आवरी के लिए उसका फौलादी हाथ तेज़ी से बढ़ा कि दादी बिजली की तेज़ी से हरकत में आए। दिलावर, मैंने कहा था काबू में रहना, दादी दबे लहजे में गुर्राए। और मैंने भी आपसे कहा था, अगर दोबारा इसने वही हरकत दोहराई तो मैं उसकी शरियानों में लहू की जगह शरारे दौड़ने लगे थे। दूसरी तरफ इखलाक हुसैन बल पर बल खा रहा था। दादी ने सरपंच को इशारा करके दिलावर को वहाँ से बाहर भेजा। दूसरी तरफ पंच के अराकीन ने इखलाक हुसैन को शांत किया। मैं चाहता तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लेकर पुलिस में जा सकता था, लेकिन पंच और हमारे बीच एक माहिदा हुआ है, मैंने उस संगीन सूरत हाल में भी याद रखा। गले में बंधे पट्टे को सहलाता वो खशूनत से बोला, इसलिए मैं पंच से दरख्वास्त करूँगा वो भी इस माहिदे का ख्याल रखे, ताकि आइंदा भी हमारे गाँव का माहौल साजगार रहे, वरना बंदूक में बारूद की पुश्त पर बंदूक की कमी हमें भी नहीं है। सोफ़े की हत्थी पर पंजा मारता वह नख़वत से अपनी जगह बैठा। उसकी भड़कीली धमकी पर दादी छोटे बच्चे की बचकानी बात पर मुस्कुराने के अंदाज में मुस्कुराए। आप क्या कहेंगे हाकिम सरकार इस पर? सरपंच साहब दादी की तरफ मतवज्जा हुए। कुछ भी कहने से कबल मैं इखलाक हुसैन की ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि दिलावर ने उनकी ये दुर्गत क्यों की। मतलब? दादी के जताते अंदाज पर वो उखड़ा। मतलब ये कि ऐसा क्या कहा तुमने जो वो यकदम से तुम पर हमला आवर हो गया? दादी ने तामुल से सवाल को वाज़ेह किया, जिस पर इखलाक हुसैन दाढ़ी को जाता अस्तराबी अंदाज में टांग झुलाने लगा। हम मुंतज़िर हैं, जहन पर जोर डालो, याद आ जाएगा। दादी का ठहरा लहजा वैसे ही ठुठरा देने वाली ठंडक लिए हुए था। खैर, पहले क्या हुआ उस पर हम बाद में आते। बाद में जो हुआ उसकी वजह ही जब इखलाक हुसैन को याद नहीं, तो किस बिना पर पंचायत किसी नतीजे पर पहुंचेगी? दादी ने तादीती निगाह इखलाक हुसैन पर गाड़े शाने उचकाए।
क्यों नहीं नतीजा निकलता? पहलू बदलते वो पुकारा। सरपंच साहब, मुद्दा बर्खास्त समझे। इन्हें याद ही नहीं है कि ऐसे कैसे नहीं याद है? मैंने सिर्फ हाजी हकीम की पोती का नाम लिया था, उसमें कौन सी कयामत टूट पड़ी जो ये बात को रफा दफा होता देख तैश के आलम में ज़ुबान फिसली तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सुन लिया आप लोगों ने? दादी की गरजदार आवाज़ गूंजी। मेरे पोते ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। एक गैरतमंद मर्द को बात जब घर की औरत पर आ जाए तो फिर यही करना चाहिए। डंडा ज़मीन पर मारकर क्रोफर से गर्दन अकड़ाते उनके जलाल से फिज़ा सहमी। ये आप बढ़ावा दे रहे हैं उसे। इखलाक हुसैन एहतजाज में एक मर्तबा फिर उठा। ये मेरे पोते की शराफत व गैरत है जो उसने मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी का नाम हर तीसरे की ज़बान पर आए। लेकिन तुम्हें पंच के मुआहदे के साथ ये याद रखना चाहिए कि औरत पर सियासत नहीं होती यहाँ। लेकिन तुम भी क्या करोगे, ये तो तुम्हारा ख़ानदानी वतीर है। हाकिम सरकार, आवाज़ नीची रखो इखलाक हुसैन। दादी दहाड़ के साथ डंडा मारकर खड़े हुए तो इखलाक हुसैन बेसाख्ता एक कदम पीछे हुआ। मैं पंच और अपने दोनों के वक्त की बराबर इज्जत करता हूँ। बाकी दिलावर ने उनकी गाड़ी क्यों रोकी, ये सारी तफसील हमारी तरफ से आपको मुनीम जी देंगे। दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम से शहर जाना है, अगर पंच इजाज़त दे तो। बेचोताब खा रहे इखलाक हुसैन से निगाह हटाते वो सरपंच साहब की तरफ मुअद्दबाना मुड़े तो उन्होंने सर को अज़बात में हिलाया, क्योंकि इखलाक हुसैन ने औरत को घसीटकर पंचायत की एक सख्त कानून के खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा वो उन्हें रोक भी नहीं सकते थे। बंदूक में बारूद, पुश्त पर बंदों की कमी हमें भी नहीं है इखलाक हुसैन। दोबारा ये हमाकत मत करना, वरना बंदा या बंदूक क्या, खुद मैं भी शायद उसे न रोक पाऊँ। पलट कर थरथराते आवाज़ में वार्न करते वो मुस्तहकम कदम उठाते बाहर निकल गए थे। पीछे इखलाक हुसैन ज़ख़म खाए नाक की तरह पहलू पर पहलू बदलने लगा था। अव्वल तो उसे यही तवक्को थी कि पंचायत में दादी खुद शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इत्तला के मुताबिक उन्हें आज ज़रूरी काम थी। दादी के अलावा जो भी शामिल होता उसे अपनी बातों में लपेटना उसके दाएं हाथ का खेल था। पहला धचका दादी के आमद से लगा, दूसरा उसका असल मकसद किसी भी तरह दिलावर का वो जुनूनी रूप पंचायत के सामने लाकर हमदर्दी बिटोरने का था, जिसके लिए उसने बड़े शातिराना अंदाज में दबे अल्फाज की चिंगारी लगाई थी और मतवक्का तौर पर वो हत्थे से उखड़ा भी था। लेकिन उसे बाहर भेजने और दादी के बात को घुमाकर उसके मुंह से असल बात उगलवाने से सारी बाजी ही उलट गई थी। वरना दिलावर का तैश देखकर उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि ताजवर उस्मानी का पोता कभी भी अपनी ज़ुबान अपनी बीवी का जिक्र पंच के सामने नहीं रखेगा। लेकिन उसका अंदाज़ा अपने मुताले गलत निकल आया था। नतीजतन अपने दाम में सियाद आ गया। गांव में किसी लड़की की शादी थी जिसमें शिरकत के लिए दीजान को काफ़ी इसरार किया गया था। दादी किसी वजह से शामिल नहीं हो पा रहे थे तो दीजान ने हामी भर ली थी, जिस पर लड़कियों ने भी साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो इनकार न कर सकी। 7 बजे तक उन लोगों को तैयार होकर निकलना था, लेकिन वो सारी मीराल के पीछे पड़ी थी, जिसका मबहम जवाब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद नहीं बदला था, जिस पर एहतजाज में सारी लड़कियां हॉल में आकर बैठ गई थी। तुम भी जानती हो हम लोगों का दिल है, अगर तुम नहीं मानी और हम नहीं गए तो तुम हमारे अरमानों की कातिला कहलाओगी मिराल सा। मीना कुमारी के अंदाज में उल्टा हाथ माथे पर रखते मुजराब ने दुहाई दी। सिर्फ 1 घंटा बचा है तुम लोगों के पास। असर लिए बगैर उसने वक्त की तरफ तवज्जो दिलाई तो सारों का मुश्तरका एहतजाज का शोर उठा। अरे कैसा शोर है ये, और अभी तक तुम लोग तैयार क्यों नहीं हो? शोर की आवाज़ सुनकर बरआमद हुई समरा उस्मानी की उनके उलूल जुलूल हुलिया के देखकर तेवरी चढ़ी। वो मासा हम क्या, हम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने जुमला कता करते घुरका। मीराल ध्यान बढ़ते ही कॉफ़ी की खाली मग उठाती निकल गई थी। अरे अब जा क्यों नहीं रही हो? वो हम लोग मीराल को तैयार कर रहे हैं। दिमाग ख़राब हो गया तुम लोगों का? मुजराब की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि समरा उस्मानी बिगड़ी, जिस पर नीलम और नुज़हत तो सहम गई थी, लेकिन मुजराब के तेवर बिगड़ गए थे। इसमें दिमाग ख़राब होने जैसा क्या है फुफोसा? शादी पर हम सभी लड़कियां जा रहे हैं। तुम सभी लड़कियों में और उसमें फ़र्क है।
اور پھر وہ شادی بیاہ والے گھر میں جا کر کرے گی کیا؟ ان کے تیور مضراب کے انداز پر مزید خراب ہوئے۔ وہی کرے گی جو ہم سب کریں گے، اور ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ مضراب کا خون ابلا تھا۔ فضول بحث نہیں کرو، تم جا کر تیار ہو جاؤ، انہوں نے ترش نظر ڈالتے ہنکار بھرا۔ نہیں، مجھے جانا ہے، میرال کیوں نہیں جا سکتی؟ مضراب بے خوفی سے اڑ گئی تھی۔ نہیں جا سکتی مطلب نہیں جا سکتی؟ بات ختم۔ کیوں نہیں جا سکتی پپوسا؟ انہیں نہیں تو مجھے ہی بتا دے، میں بھی کیوریس ہوں۔ نہ جانے کہاں سے نکل کر باران دو ٹوک سوال داغتا ہوا روبرو تھا۔ ارے باران بیٹا، آپ کب آئیں؟ نزہت نیلم، کھڑی کیا ہو، پانی لے کر آؤ۔ سیکنڈ کی سازش میں سلگتے لہجے کو شہد آگی کرتے نخوت زدہ تاثرات کو گل گلزار کیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باران نے ہاتھ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھائی، دونوں کو منع کیا۔ ایسے کیسے؟ الیکشن کی خواری اٹھا کر آ رہے ہو؟ یہ کم اعصاب نچوڑنے والا کام ہے، ہڈیاں تک دکھ جاتی ہیں۔ تم ٹھہرو، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ باران کے تاثرات سے گڑبڑائی، وہ موضوع بدلنے کے لیے خود ہی کچن کی سمت بڑھنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں، میں فریش ہو کر ہی کچھ لوں گا۔ وہ واپس ڈوب گیا۔ فریش ہونے سے پہلے یقیناً بھائی صاحب اپنے سوال کا جواب چاہیں گے۔ کیوریوسٹی کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے۔ سلسلہ کلام کو واپس جوڑتے مضراب نے سینے پر بازو باندھے تو سمرا بیگم بلکھا کر رہ گئی۔ ہاں بتائیں ذرا۔ باران بھی واپس سے ہمتن گوش ہوا۔ کن باتوں میں پڑ گئے ہو بچی؟ تم لوگ جاؤ، تیار ہو جاؤ، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ گھگھیاتے ہوئے سمرا بیگم نے خوشمگی نگاہوں سے تینوں کو گھورا۔ نزہت نیلم تو سر ہلاتی ہوئی فوراً منظر سے کافور کی طرح غائب ہو گئی، لیکن مضراب اپنی جگہ ٹکی ہوئی تھی۔ ارے تم کیا کھڑی ہو، تم بھی جاؤ۔ تھانے دارنی کی طرح ڈٹ کر کھڑی مضراب انہیں گلے میں اٹکی ہڈی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں پھوپھوسا، آپ شاید جانتی نہیں، ایک مرتبہ میرے دماغ میں تجسس کا کیڑا گھس جائے تو پھر مناسب و تسلی بخش جواب ملنے تک کل بلاتا رہتا ہے۔ سو آج تو مجھے جاننا ہی۔ آخر میرال اور میں اور ہم سب میں کیا فرق ہے؟ عمر بھی لگ بھگ ہماری ہی ہم عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 سال کا فرق ہوگا۔ پھر آپ سب کیوں کہتی رہتی ہیں کہ وہ الگ ہے ہم سے؟ قدموں کی چاپ کو ٹھوس لہجے کی دھاک سے دباتی ہوئی وہ سمرا عثمانی کے مقابل آئی، جو باران کو پوری طرح متوجہ دیکھ بمشکل لبوں کو کھینچتے ہوئے مسکرانے کی تگ و دو میں لگی تھی، ورنہ چھٹاک بھر کی لڑکی کے منہ زور جرت پر ان کے اندر اشتعال انگیز مادہ دھواں کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ مضراب، یہ کیا بدتمیزی ہے، اور کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ نازبہ بیگم نے آتے ہی بیٹی کو سرزنشی انداز میں گھرکا۔ باران اپنی جگہ ہاتھ باندھے حزب عادت خاموشی سے سب کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے ماسا؟ سوال ہی تو کیا ہے، اور سوال کرنا کب سے بدتمیزی کے زمرے میں شامل ہونے لگا؟ وہ اسی بے خوفی سے ماں کی طرف بناوٹی متعجب سوال لیے مڑی۔ سوال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خاموش باران پر ایک نظر ڈالتے انہوں نے دبے انداز میں بیٹی کو باز آنے کا عندیہ دیا۔ وہ قطعاً بھی باران کے سامنے ان چیزوں کے زیر بحث نہیں لانا چاہتی تھی۔ طریقے سے ہی سوال کیا ہے میں نے بھی، اور ہمیشہ ہی۔ یہاں سوال کے جواب میں سرزنشی کیوں ملتی ہے، میری سمجھ نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ ہماری ہم عمر ہو کر ہم جیسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ کیوں اس کے لیے ہر وہ چیز شجر ممنوع ہے جو باقی سب کے لیے عام سی بات ہے؟ اس کو اگر رنگدار کپڑے پہننے کے لیے کہہ دو تو وہ یوں دہل کر ہاتھ کھینچ لیتی ہے گویا فوجداری جرم میں ملوث ہونے کے لیے کہہ دیا ہو۔ خدا نخواستہ، جس پر بجائے اسے سمجھانے کے اس سمیت آپ سب کہتی ہیں وہ ہم جیسی نہیں ہیں۔ خوشبو لگانا، جویلری پہنا، کہیں آنے جانے کے ہر معاملے میں اس کے متعلق یہی جواب ہوتا ہے کہ وہ ہم جیسی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کے سر پر سینگ ہیں، یا وہ انسان ہی نہیں ہے؟ وہ پاگل لڑکی بھی دن بدن مٹی کا مادھو بنتی جا رہی ہے، نہ جذبات، نہ احساسات، نہ احتجاج، گویا زندہ لاش ہو، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ… شدت جذبات سے اس کا بھٹی کی طرح تپتا لہجہ بتدریج تلخ و تن کسی ننگی تلوار کی طرح کاٹدار ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے سن رہی نازمہ بیگم کی بس ہوئی تھی۔ مضراب، بس کر جاؤ۔ نازمہ بیگم حلق کے بل چیخی تھی۔ کیوں ماسا؟ جواباً اس نے سرخ و سپاٹ چہرہ، سلگتی بے خوف نگاہیں ماں کی جانب اٹھائی تھی، جس پر اندر باہر سے بھر بھر جل سمرا بیگم نے مٹھیاں بیچتے بس اب نظر اس پر ڈالی۔
नाज़मा बेगम भी कहरबार निगाहों से उसकी जुर्रत को खराज पेश कर रही थी, जबकि बारान पैंट की जेबों में हाथ उड़से माथे पर चंद एक लकीर नमदार किए पूरे माहौल पर निगाह दौड़ा रहा था। उसकी बेसर मगर गहरी निगाहों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था आया उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर जाओ मुजरा, फ़ौरन। जब से मुठ्ठियाँ बींचकर तवील सांस अंदर खींचते नाज़मा बेगम ने दरजगी से अंदर की जानिब इशारा किया। कम अज़ कम आज नहीं मासा। वो डटकर खड़ी हो गई थी। बात जब बारान के मुकाबिल खोली गई थी, ऐसे में कतन वो सुनहरा मौका कमज़ोर पड़कर या किसी रुआब में आकर गंवाना नहीं चाहती थी। मुजराब, मैंने कहा अंदर जाओ, और मैंने कहा मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। चटाख, क्योंकि वो एक बेवा है। कतन गैर मुतवक्को तौर पर नाज़मा बेगम ने दरमियानी फासला समेटा था और थप्पड़ की जन्नाटेदार आवाज़ हवेली के तमाम ईवानों से गूंजकर हर सो सन्नाटा फैलाती चली गई थी। मासा, क्या कर रही हैं आप? बारान शौक की कैफियत में बहन तक पहुंचा था। क्या कर लिया लड़की तुमने? किचन दहलीज पर दिल पर हाथ रखे खड़ी मीराल ढह जाने को थी। कब हल्की पुल्की गुफ्तगू बहस की शक्ल इख्तियार कर इस कदर संगीन हो गई, हवास भागता खड़ी मीराल की समझ ही ना आया था। लेकिन अब उस लड़की को थप्पड़ खाकर भी बेखौफी से खड़ा देख उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बाकी सब भी अपने अपने रूम से बाहर निकल आए थे, जहाँ सब शौक थे। नाज़मा बेगम की इक़दाम पर वही रुखसार की लबों पर मकरू मुस्कुराहट खेल रही थी। बदिन हद से ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है ये। उसे हुनूस पत्थर की सील की तरह जमा खड़ा देख नाज़मा बेगम का इश्तिहाल सवा नेज़े पर पहुंचा था। पर यह कौन सा तरीका है बदतमीज़ बच्चे को तमीज़ सिखाने का? बहन को साथ लगाते उसके ठहरे लहजे में सर्द महरी व नागवारियत की आमेज़श बआसानी महसूस की जा सकती थी। बारान बेटा, वो तो प्लीज़ फुप्पो। उसने फ़ौरन हाथ बुलंद कर उन्हें रोका। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बेहद अजीज़ हैं आप लोग मुझे, इसलिए भी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि मैं अंधा या बहरा हूँ जो कुछ मुझे सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट फ़र्क इतना है कि मुजराब ने ओपनली कहा है और मैं। जुमला अधूरा छोड़ते उसने गुस्से से हाँफ रही माँ और दम साधे खड़ी पुप्पो को देखकर सर झटका। एंड आई एम सॉरी, लेकिन वेल एजुकेटेड फैमिली में ऐसी दकियानूसी सोच को परवान चढ़ता देख मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं वो बयान भी नहीं कर सकता। उसका तासिफ से भारी लहजा ऐसी मायूसी लिए था कि नाज़मा बेगम ने तड़प कर उसके खूबरू चेहरों की जानिब निगाह उठाई, जहाँ मायूसी व बेजारियत की गहरी छाप थी। कोई दकियानूसी सोच नहीं है बेटा, बेवा को मज़हब से सादगी का हुक्म है। ज़हरा बेगम बात संभालने को बीच में आई। अच्छा, उसने मसनूई चौंकने के अंदाज में तिरछी निगाह ज़हरा बेगम पर डाली। मैं मज़हब के मुतालिक ज़्यादा बारीकी से मालूमात रखने का दावा तो नहीं करता बड़ी पुप्पो सा, लेकिन सादगी का हुक्म मज़हब हम सभी को देता है। ये बात एक छोटा बच्चा भी जानता होगा। फिर इम्तियाजी तौर पर एक ही शख्स पर अजीब व गरीब कानून लागू कर मज़हब का हवाला देना मेरी नज़र में कम अज़ कम मज़हब की तौहीन है। मखसूस ठहरे हमवार मगर बहुत कुछ जता देने वाले अंदाज में कहकर वो मुजराब के शाने पर बाजू फैलाए एक सिमत बढ़ गया तो पीछे तीनों अपनी अपनी जगह साकित सी रह गई। हर मामले से कोसे दूर रहने वाले बारान उस्मानी का इस कदर साफ गोई से इतना भी कह देना किसी एहतजाजी मुहिम से कम ना था। तीनों बेगम समेत बकिया तमाम तमाशाई पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। आपको मासा को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, आइस बैग सुर्ख गाल से लगाए बेफिक्र बैठी बहन को देखते बारान ने कहा, जिसके नर्म गाल पर 3 उंगलियों के सुर्ख निशान वाज़े थे। ज़रूरी था भाई साहब, मुझे वापसी के लिए फ़ोर्स करने का रीज़न क्या यही था? तवक्कुफ़ से उसके तासुरान जांचते बारान ने गहरे अंदाज में पूछा। जवाबन वो बिना कुछ कहे खामोश निगाहों से उसके संजीदा चेहरे को देखने लगी थी। वो यहाँ लाई कब गई और वो यहाँ रह क्यों रही हैं? मीज़ान के बाद जब तक मैं हवेली में था उन्हें यहाँ लाने की कोई बात नहीं हुई थी। फिर दबीज़ होती खामोशी की चादर बारान के कदरे उलझे सवाल ने चाक किया, जिस पर मुजराब का गाल से एक रहा हाथ ठटक कर रुका था। शायद वो इस सवाल की तवक्को नहीं रखती थी। मुजराब, मेरी बच्ची। वो जहन में मुनासिब अल्फाज का चुनाव कर
तरतीब दे रही थी कि परेशान दी जान तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। साथ बारान का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। एक नज़र बहन तो दूसरी फ़ोन पर डालता वो लब भींचता हुआ कमरे से निकल गया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बारान के सामने ऑल फॉल बोलने की? बारान के मंजर से गायब होते ही दीजान ने तासिफ से उसे आड़े हाथों लिया। दीजान, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? उसने शाकी नज़रों से उन्हें देखते पूछा। गलत नहीं हो तो पूरी तरह सही भी नहीं हो। उसकी खफगी के पेश नज़र दीजान ने रसानियत से मौका की नामुनासिब समझानी चाहिए। माजरत, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दीजान। यहाँ हर किसी को अपने अपने मफाद की पड़ी हुई है और अपने फ़ायदे के लिए कोई किसी की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन मिराल को मैं इस सियासत का भुगतान भरने नहीं दूंगी। आइस बैग एक तरफ रखती वो दो टोक अंदाज में बोली। तबस्सुम ममानिसा बुरी हैं, कम अज़ कम सबके सामने हैं। औरों की तरह वो लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं कर रही और ना ही। मुजराब, क्या ऑल फॉल बोल रही हो बच्चे? कौन किसकी ज़िंदगी अजीरन कर रहा है? उसके कांटेदार बेखौफ अंदाज पर दीजान ने दहल कर टोका था। हवेली वाले, और कौन? बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाओ। बरसों से बेवाओं की ज़िंदगी गुजारने का यही तरीका रहा है। किसी के लिए नए कानून नहीं बने यहाँ पर। दीजान का अंदाज सख्ती समोए सरजनेशी था। ये आप कह रही हैं दीजान? मतलब आपको मीराल को जिंदा लाश की तरह बेरंग लिबास, बेनूर आंखें, बेरौनक मुस्कुराहट, बेरंग ज़िंदगी जीता सॉरी काटता हुआ देख कोई दुख किसी किस्म का मलाल नहीं होता? बल्कि एक जीती जागती लड़की जिसने अभी ज़िंदगी को सही से जाना भी नहीं था, जिसका अभी रंग बिरंगे मौसमों से तारुफ भी नहीं हुआ था, उसे मौसम ख़ज़ा की नज़र देख मुतमईन हैं आप? गहरे दुख व तासिफ की छाप लिए उसका लहजा कलेजा चीरता हुआ था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तड़प उठी दीजान का कलेजा छलनी हुआ था। बूढ़ी आंखों में यकायक होकर समुंदर उमड़ आया था। फिर आप कुछ करती क्यों नहीं है दीजान? आप भी जानती हैं वो बेज़रर सी लड़की इस सब की मुस्तहक नहीं है। उसने पुरउम्मीद अंदाज में दीजान के दोनों हाथ गिरफ्त में लिए। आप भी जानती हैं हवेली के कुछ मकीनों के उससे मुतनफ़िर होने के, तो कुछ के उस पर मेहरबान होने के पीछे अपने अपने मुहर्रिक रहें। मासा उसे हवेली लेकर आई, अपनी भांजी नहीं बहू बनाकर, बल्कि अपने बेटे की बेवा बनाकर। उसके पीछे उनका मकसद मख्फी है। पुप्पोसा उसे खार खाती हैं, अनाथ पाले बैठे हैं, इसमें उनके अपने खदशात पनाह हैं। मासा इस बात को यकीनी बनाने के लिए तो पुप्पोसा लोग उनकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए उसे मश्क सितम बनाए हुए, जो यहाँ शायद समझ तो सबकी ही आ रही है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। आखिर तक उसके तासिफ से भरे लहजे में तलखियों की बारीक किरचियाँ शामिल हुई थी। दीजान ने भीगी निगाहों से हक के लिए बेखौफ कड़ी अपनी पोती को देखा, जो कम अज़ कम उनके बच्चों पर नहीं गई थी। रिश्तों की चाशनी जब ताकत, इक़्तिदार, बरतरी के हवस जैसी तेज़ ईंधन में जलने लगे ना बच्चे, फिर सब जहर हो जाता है। इस सब में मेरी गलती कितनी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, गलत तो मैं हूँ। मैंने बच्चों की तरबियत तो खूब की, लेकिन उसमें सख्ती व सरजनिश शामिल नहीं थी। शायद इसी का नतीजा ही। उनके थके थके पुरमलाल लहजे को नाकाबिल तलाफ़ी ज़िया के बोझ ने बोझल और भारी कर दिया था। दहलीज पर खड़ा बारान वैसे ही उल्टे कदमों लौट गया था। कहाँ मैंने सोचा इतनी अच्छी डील क्रैक की है तुमने। घर आऊँगा तो दुनिया भर की ख्वारी के बाद भाभी के हाथ की बनी लजीज बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। और कहाँ मेरी किस्मत, देखो यहाँ तुम्हारे हिस्से की चाय स्नैक मैं ही तैयार कर रहा हूँ। ट्रे लेकर तालाब के किनारे आते हुए मौज़म ने आवाज़ बुलंद अपने दिल के अरमानों के आंसुओं में बह जाने की दुहाई दी। इसमें किस्मत को क्यों दोष दे रहो जब शक्ल ही बावर्ची वाली है? कुल्हाड़ी से लकड़ी पर ज़ोरदार ज़रब लगा था वो एतराज़न गोया हुआ। क्या हुआ है मेरी शक्ल को? आईना नहीं देखा क्या? देखा है, बहुत बार देखा है, और मैं समझ भी रहा हूँ तुम इस कदर आदम बेजार क्यों हो रहे हो। एहतियात से एक तरफ ट्रे रखकर वह तालाब में दोनों पैर उतारता हुआ बैठता समझने के अंदाज में सर हिलाने लगा था। जंगली जानवरों के पहरेदार हो, तुम्हारी समझदारी पर शक थोड़ी हो सकता है। माथे से पसीना साफ करते उसने जैसे तमस कर उड़ाया। तुम्हारी इस जली कटी की वजह भी समझ आ रही है मेरी, पर कोई बात नहीं,
मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। बिस्किट चाय में डुबोता हुआ वो वाकई पुरसुकून था। हाँ, तुम्हारा बुरा मानने का तो जैसे बिल आएगा ना मुझे। दिलावर ने हुंकार भरते आखिरी लकड़ी को उठाकर गूदे पर रखा। देख रहे हो शहनशाह, अपने मित्रा को कैसा उखड़ा उखड़ा बेजार उजड़ा चमन बना घूम रहा है, बिल्कुल किसी कैस मजनू रांझा फरहाद की तरह। बिस्किट मुंह में डालते मज़े से शहनशाह के बड़े बड़े कानों के करीब झुककर वो फुसफुसाया, लेकिन बेएहतियाती, पूरी बेखौफी से बढ़ती गई थी। क्या बकवास किया तुमने? पसीने से तर माथे पर बल नबूदार किए वो आंखें सुकेड़े मुकाबिल था, जो उसके अक़वाल ज़री से लफ्ज़ ब लफ्ज़ महजूज होने का गमाज़ था। क्या बकवास? कौन सी बकवास? शहनशाह तुम बताओ ज़रा, कोई बकवास की है क्या मैंने? भोलपन की अदाकारी करते उसने आंखें टिप टिपाकर शहनशाह की गवाही चाही, जिस पर केले खाने में मसरूफ़ शहनशाह ने भरपूर दफ़ा इग्नोर की पासदारी करते सबका अमल जारी रखा था। हाँ, अभी तो ये जैसे बोल ही पड़ेगा ना। चुपती नज़रों की घूरी डालता हुआ वो कॉफ़ी मग उठाकर चुस्कियाँ लेने लगा। क्यों बोल नहीं सकता भला? अभी ये मेरे कान में बोल रहा था, भाभी को मैके गए 1 हफ्ता हो गया है, कोई उन्हें बेइंतहा मिस कर रहा है। उनकी याद में आसमान के सितारों से लेकर बाग में मौजूद पेड़ों के सारे पत्ते गिन लिए हैं। और मैं नहीं, ऐसा शहनशाह बोल रहा था। ज़ू मानवियत से भरपूर अंदाज अपनाए पानी में पैर झुलाते चपड़ चपड़ की नागवार आवाज़ पैदा करता हुआ उसने सर पर तलवार की तरह दिलावर के ख़तरनाक तेवरों संग खड़ा हो जाने पर एक मर्तबा फिर अपनी सारी कारिस्तानी का सहरा शहनशाह के सर पर बांधा। तो अब के शहनशाह ने मुंह की तरफ ले जा रहे केले को वापस टोकरी में रखते मोटी मोटी वार्निंग देती हुई निगाह उस बत्तीसी की नुमाइश कर रहे मक्कार शख्स की जानिब उठाई, जैसे कह रहा हो, भाई मरना ही है तो किसी खाई वाई में कूद कर जान दो ना, क्यों मेरे भारी कदमों तले आकर मुझे कातिल बनाना चाहते हो? अरे तुम खफा हो गए यार, मैं तो कह रहा था तुम मुझे बता रहे थे, मेरा मतलब है कि तुम कहना चाह रहे थे, यानी तुम्हारी छठी हिस्स ने अंदाज़ा लगाया कि हिफ्ज़ मातकदम के तहत वो एक जानिब दिलावर तो दूसरी जानिब शहनशाह को देख चाय की प्याली के साथ बिस्किट की तश्तरी लेकर खड़ा हुआ। हाँ, आगे बोलो, क्या कहना चाह रहा था? दिलावर ने एक कदम आगे लिया तो वो शहनशाह की तरफ खिसकने लगा। यही कि तुम कि मैं एक कदम मज़ीद आगे हुआ कि कि तुम भाभी को बहुत मिस कर रहे हो। ऐसा मैं नहीं, शहनशाह कह रहा था, और ये कह रहा था कि नहीं। बाकी अल्फाज दर्दनाक चीख की सूरत पूरे बाग की फ़िज़ा में गूंज कर वापस आई और पलक झपके मुअज़्ज़म साहब चाय बिस्किट समेत छपाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ तालाब में तैराकी कर रहे थे, क्योंकि शहनशाह ने पहली वार्निंग की संगीनी को नज़रअंदाज करने की पादाश में सून को हरकत दिया था और झूठ बोलने के जुर्म पर भट्टी साहब शर्म से ना सही लेकिन पानी पानी खैर हो गए थे। इंतहाई ख़राब हो तुम दोनों, एक मासूम से बच्चे को टीम बनाकर हैरास करते हो। किनारे पर आने की जान तोड़ कोशिश को दिलावर की जानिब से बार बार नाकाम बनाए जाने पर वो रूहान सा हुआ था। हाँ, मासूम बच्चा मासूम ही इतना है, क्यों मित्रा? शहनशाह के पेट पर विराजमान होता शाने झाड़कर उसने शहनशाह की राय चाही, जिसने सूंड उठाकर बड़ी सी आवाज़ निकालते हुए सहमति जाहिर की थी। ये तो है ही बेवफा। ठंडे पानी में खड़े मुअज़्ज़म का उस भाईचारे पर सेरो खून जला था। तुम बड़े बावफा हो। लकड़ी की मदद से उसके किनारे आने की एक और कोशिश नाकाम बनाते उसने नाक से मक्खी उड़ाई। यार आने दो, पानी बहुत ठंडा है। बेहिसी की इंतहा देख वो मिन्नतों पर उतर आया था, लेकिन दूसरी तरफ कोई सुनवाई नहीं थी। एक मज़े से केले तो दूसरा कॉफ़ी से लुत्फ़ उठाता उसकी मज़लूमियत से महजूज हो रहा था। ज़ालिमों, मर जाऊंगा मैं यहाँ पर, कपकपाता हुआ वो चीखा। वैसे भी ज़ुबान किसी न किसी दिन मरवा देगी ही। गोया दामन से मानो गर्द झाड़ी गई थी। यार शहनशाह, तुम्हारे लिए मैं केले लेकर आया हूँ, कम अज़ कम इसी का ख्याल कर लो। मसमसी शक्ल डालकर अब के वो शहनशाह के मुकाबले सवाली बना। जवाबन शहनशाह ने एक नज़र कमर तक पानी में खड़े भट्टी साहब को तो दूसरी अपने पेट पर विराजमान यार पर डाली और नहायत इत्मीनान से
चंद केले सूंड में लपेटकर उसकी सिमट उछाल दिया, जिस पर जहाँ दिलावर का कहकहा छूटा था वहीं मुअज्जम इस दर्जा बेइतनाई पर सदमा से साकित हुआ था। तुम दोनों ना एक नंबर के दिल जले आशिक हो। एक को कोई हथनी नहीं मिल रही, दूसरे बीस्ट को एक परी मिली थी तो वो भी फिल वक्त दस्तयाब नहीं है, इसीलिए अपनी तन्हाई के अजाब को मुझ पर सितम ढाकर दूर करना चाहते हो। कमर तक ठंडे पानी में खड़ा वो अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाना वापस से शुरू हो गया था। मतलब जब ख्वार ही होना है तो क्यों ना एहतमाम से हुआ जाए। आज तो ज़ाय हो जाओगे नन्हे अफसर। जवाबन इस दर्जा फिजूल गोई पर दांत खिचखिचाते दिलावर ने केले के छिलके उठाकर फेंकना शुरू किए, जिसमें शहनशाह भी भरपूर साथ देने लगा था। आखिर को उसे भी तो शदीद सिंगल होने का ताना दिया गया था, जबकि उसकी ज़िंदगी मस्त मौला थी। लेकिन ताना तो ताना होता है। तवाज़ो कर ए इश्क चंद आंसुओं से, बहुत मुस्कुराने को जी चाहता है, बहुत देर तक छुप के तेरी नज़र से तुझे देख पाने को जी चाहता है। तेरी आँख को भी जो बेख्वाब कर दे वो फितना जगाने को जी चाहता है। हंसी तेरी आँखें, हंसी तेरे आंसू, यहीं डूब जाने को जी चाहता है। आज फिर अपने कॉल के मुताबिक बेगम तबस्सुम उसी सज धज के साथ हवेली आई हुई थी। सरसरी मुलाकात के बाद मुलाजमा के हाथों जूस वगैरह भेजकर वो किचन से ही दरवाज़ा खोलकर उगबी लॉन में चली आई थी। आज की उनकी बहस क्या रंग लाएगी, यही सोच सोच कर आसाब निढाल होने लगे थे। थके हुए बेआसरा मुसाफिर की तरह वो बूढ़े नीम के पेड़ के गिर्द बने संगी चबूतरे पर बैठ गई थी। मनमोहना चेहरा जहनी परागंदगी से जर्द पड़ रहा था। उदास आंखें बेचैनी का धुआं समेटकर कुछ और अबर आलूद हो गई थी, जैसे बरस पड़ने को दस्तयाब हो। दफतन करीब आहट हुई, निगाह उठाकर देखा तो पॉकेट की जेबों में हाथ ओढ़ से वो शख्स खड़ा था, जिसका कम अज़ कम उस वक्त हो रहे शिकस्ता आसाब संग हरगिज़ भी सामना नहीं करना चाहती थी। तभी दोनों पंजे चबूतरे पर गाड़ कर खासी कुव्वत सर्व करती वो खड़ी होती एक सिमट बढ़ने लगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरी मौजूदगी आपके आसाब पर सख्त गिरा गुजरती है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं आपको अपनी मंशा से परेशान या हिरासा नहीं करता। यह एहसास नदामत का बोझ ही दिल पर ऐसा है कि ना चाहते हुए भी कदम आज तक आ रुकते हैं। जुनैद का आम दिनों से अक्सर मुख्तलिफ लहजा था ही ऐसा, टूटा बिखरा परशमानी की कसक लिए कि मिराल के कदम ना सिर्फ जहाँ के तहाँ मुंजमद हुए, बल्कि वो उलझे इस्तेफामिया तासुरात लिए मुड़ी भी। कैसी एहसास नदामत? जवाबन मुकाबिल के लब पेवस्त हो जाने पर मिराल को एक बेनाम सी बेचैनी ने यकदम अपनी लपेट में लिया था। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हुनूस खामोशी पर उसकी दबी आवाज़ में खफगी सिमटी, जिस पर पशेमान निगाहों से उसके मुलायम खदोकाल में दौड़ी तपिश ज़दा सी बेचैनी व नकाहत ज़दा देखते सख्ती से लब भींचकर इंतहाई बेबसी के आलम में जूते तले मौजूद घास को रगड़ते हमेशा की तरह लबों तक आए आवाज़ का भारी दिल से जुनैद ने गला घोटा था। मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। तवक्कुफ से आसाब यकजा कर सर उठाते वो शिकस्ता हिस पर काबू कर अपनी साबका नरम व पुर एतमाद लहजा अपना चुका था। किस चीज़ के लिए? जवाबन मिराल की शफाफ जबी पर बारीक लकीरों के जाल बुने थे। अपनी उस दिन की गुस्ताखी के लिए जिससे आपको ठेस पहुंची, लेकिन यकीन करें बाखुदा मेरा ऐसा मकसद नहीं था। आप मीज़ान की बेवा हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त की अज़ीज़ तरीन हस्ती, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप मीज़ान की बेवा हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त की अज़ीज़ तरीन हस्ती, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपके मुतालिक ऐसा वैसा ख्याल जहन में लाने से कबल वाकई में चुल्लू भर पानी में डूब मरने को तरजीह दूंगा। फिर भी आपकी दिल आज़ारी हुई, इसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। दुख व नदामत से पस्त लहजा सच्चाई और शर्मसारी के बोझ से कुछ झुकी गर्दन देख मिराल ने घबराहट के मारे बेसाख्तगी में 2 कदम पीछे लिए थे। भारी डोल डोल के मालिक शख्स के यूँ बिना किसी आड़ के पशेमानी का इजहार पर हथेलियाँ नम, हलक खुश्क, पेशानी अर्क आलूद होने पर उसने मिट्टियों को भींचा था। ठीक है, अपनी सरासमीगी छुपाते उसने अज़बात में सर हिलाया। लेकिन मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। किस बात पर? वो अनजान हुई।
مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ معذرت کے فوراً بعد اسی حماقت کو دہرانا آپ کو لگتا ہے ایک سمجھدار انسان کو زیب دیتا ہے؟ اس کے کھلے ڈلے انداز پر اس کا تن بدن ناگواریت سے سلگ اٹھا تھا۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، اتنا تو سمجھ ہی گئی ہوں گی۔ میں نے معذرت آپ کی دل آزاری کے لیے کی ہے، جو غلط فہمی کے باعث ہوئے، اس خواہش کے لیے نہیں۔ وہ اپنی عمدہ ڈھٹائی کی صلاحیت دکھانے پر مزید مسکرایا تھا۔ جواباً دانت پر دانت جماتے میرال کا بس نہ چلا۔ کچھ کر دے اس شخص کا جس کی پیش قدمیاں اب بالکل ہی خوف کی حدود سے بے بہرا ہو گئی تھی۔ مجھے ایک موقع دیں۔ بجائے احتجاج کے خاموشی پر اس کی ہمت بڑھی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ کسی قوی خیال سے مشتعل اعصاب کو باندھتے اس نے سرد نگاہ براہ راست اس کے چہرے پر گاڑی۔ میں آپ کی حصے کی خوشیاں کشید کر دوں گا آپ کو۔ وہ پرجوش ہوا۔ اتنے با اختیار ہیں آپ؟ جتنا ہوں اتنے تو لگا دوں گا۔ وہ پرعزم تھا۔ پھر لا دے میزان عثمانی۔ جی؟ قطعاً غیر متوقع مطالبہ پر، بوکھلاہٹ کے زبردست حملے پر لب و پتلیاں ساکت اور دمکتے نقوش کی آن میں تاریک ہوئے تھے، جبڑوں کو بھیجتے اس نے آنکھوں سمیت گردن کو جھکایا تھا۔ دل نے تاوان کی صورت میں لٹایا ہے نصیب، میں نے کھویا ہے مشقت سے کمایا ہوا شخص۔ یاد آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے نقصان کا رنج، زندگی بھر کا اثاثہ تھا گھبایا ہوا شخص۔ آپ کو کس چیز کے احساس ندامت مجبور کر رہی ہے؟ میں نہیں جانتی، نہ ہی رازوں کے تعاقب کا مجھے کوئی شوق ہے۔ آپ سے اتنی سی گزارش۔ آپ کو کس چیز کے احساس ندامت مجبور کر رہی ہے؟ میں نہیں جانتی، نہ ہی رازوں کے تعاقب کا مجھے کوئی شوق ہے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے، میری زندگی مشکل مت بنائیں، بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہ دوبارہ میرے سامنے آئیں مت، احسان ہوگا آپ کا۔ ملتجی انداز میں دو ٹوک فیصلہ کر وہ قدم در قدم اس کی نگاہوں سے دور ہوتی، ملگجے شام سی اداس ہاف وائٹ آنچل لہراتی لوہے کے دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز وہیں ساکت و صامت کھڑا، ہاتھ ملتا ہوا اس بوجھ سے اپنے دل کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ شاید میری یہی سزا ہے کہ مجھے تلافی کا موقع نہ ملے۔ شکستہ نگاہ آسمان کی جانب اٹھاتا وہ خود سے ہم کلام تھا۔ ہر بار وہ تمام تر ہمت مجتمع کر اپنے اس دانستہ جرم کا اعتراف کرنے، اس دن بدن بڑھتے بوجھ کو ہلکا کرنے اس کے مقابل آتا تھا، اور ہر مرتبہ اس قصہ رسیدہ پتے کی طرح پل میں بے مول ہوئی لڑکی کے روبرو ہوتے ہی ہمت و الفاظ دونوں ساتھ چھوڑ جاتے رہ جاتا تھا، تو وہ ضمیروں پر منو بڑا احساس ندامت کا بوجھ۔ کچھ شکایتیں بھی ضروری ہے تجھ سے اے زندگی، ورنہ کہاں روز روز اپنی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ریکنگ پر کوہنی گاڑے، وجہ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی، آنکھوں میں سوچ کی دبیز خاموشی لیے نیچے جھانک رہا تھا۔ جب وہ نگاہ بچاتی ہوئی کچن سے برآمد ہوئی اور بنا ارد گرد دیکھے افریت سے پیچھا چھڑانے کے انداز میں تیز تیز زینے طے کرتی ہوئی وہ اوپر آئی کہ راہداری میں مڑتے ہی ریکنگ سے ہٹ کر پلر تک آئے، باران کے توانا وجود سے ہوئے زبردست تصادم سے بری طرح عدم توازن کا شکار ہوتے ایک ہاتھ سے پلر کا سہارا لیا، جبکہ دوسرے سے دکھتے سر کو تھاما تھا۔ ٹھیک ہے آپ؟ اس کے چہرے پر بکھری تکلیف کی سرخی دیکھ باران نے تشویش سے پوچھا، جس پر اس نے میچی ہوئی بھری بھری آنکھوں کو کھول کر سحر انگیز آواز کے تعاقب میں اٹھایا۔ نیوی بلو ٹراؤزر پر وائٹ ہاف سلوٹی شرٹ میں ملبوس، اپنی جانب متوجہ باران عثمانی کو دیکھ بجلی کی تیزی سے اس کی نظر نیچے کی جانب گئی، جہاں گرما گرمی چل رہی تھی تبسم بیگم اور ناظمہ بیگم کے درمیان، اور دوسری ساتھی حملہ وار ہوئے کم مائگی کے غلبہ آمیز احساس قبل اس کے کہ اس کی قائم کردہ بھرم کی دیواروں کو منہدم کر آرزوؤں کو بھگونا شروع کرتی۔ وہ فرش پر قدموں کی گرفت بناتی سر جھکائے اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ اس کے روح میں روپوش ہونے تک باران کی سنجیدہ نگاہ اس دھندلی آنچل کی تعاقب میں رہی تھی، پھر پلٹ کر نیچے گئی تھی، پھر کسی مسم ارادے پر مہر سمٹ کر ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ اڑستا ہوا باریک قدموں سے فرش کو رونتا ہوا دی جان کے کمرے کی دہلیز عبور کر ان کے تخت تک پہنچا تھا۔ ارے بچے، تم آج اپنے داجی کے ساتھ نہیں گئے؟ آہٹ بھاپ کر دی جان نے عزلی محبت بھرے انداز میں خوش آمدید کہا۔ نہیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔
ان کی جھری زدہ پیشانی پر ڈھلکی ململ آنچل پر نگاہ جمائے اس نے اجازت چاہی۔ پوچھو، مہارت سے قریشیہ چلاتے انہوں نے اجازت دی۔ میزان کی منکوحہ یہاں کیوں رہتی ہے؟ غیر متوقع سوال پر دیجان کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے، پھر اوکار بھرتے انہوں نے حیران نگاہیں اس کی سمت اٹھائی۔ دیجان، آپ جانتی ہیں مجھے باتوں کو پیچ و خم دے کر طوالت دینا نہیں پسند، لہٰذا میں سیدھا مدعا پر آتا ہوں۔ وہ اسٹول گھسیٹ کر ان کے مقابل ٹکا۔ دیجان اس کے اس درجے سنجیدہ تاثرات دیکھ تشویش زدہ ہوئی تھی، تاہم ظاہر کرنے کے بجائے اپنا کام جاری رکھتے سر کو جنبش دیا۔ میرال میزان کی منکوحہ تھی، بیوی نہیں، پھر وہ حویلی میں میزان کی بیوہ بن کر کیوں رہ رہی ہے؟ مذہبی رو سے تو ان پر عدت تک واجب نہیں ہوتی، پھر 5 سال سے وہ یہاں اس طرح زندگی کیوں کر گزار رہی ہیں؟ پہلے سے بھی زیادہ تمہید کی آمیزش سے مبرا اس کے کھرے اعتراضانہ انداز پر دیجان کی نہ صرف ہاتھوں کی حرکت تھمی، بلکہ وہ شوق کی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ میں جب تک یہاں تھا انہیں یہاں لانے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ان کے تحیر کو نظر انداز کرتے اس نے سلسلہ جاری رکھا۔ ماں رہی نہیں تھی بچی کی، تبسم بیگم نے بھی واپسی کر لی تھی، ایسے میں ہم بچی کو ملازموں کے سہارے تھوڑی نہ چھوڑ سکتے تھے، سو لانا پڑا۔ توقف لے کر انہوں نے اپنی جانب سے تسلی بخش جواب دیتے موضوع سمیٹا۔ اور جب وہ لے جانا چاہتے ہیں، پھر اب کیوں آپ لوگ اجازت نہیں دے رہے؟ تم کب سے حویلی کے معاملات میں دلچسپی لینے لگے؟ جانچتی نگاہ اس کے چہرے پر جماتے گہرے انداز میں پوچھا، لیکن ادھر چھپانے کے لیے کچھ تھا نہیں، لہٰذا اس کے سنجیدہ پر اعتماد تاثرات میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہ معاملات مضراب کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کر رہے ہیں دیجان۔ اس دن جس طرح ماسا نے مضراب پر ہاتھ اٹھایا مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس کے لہجے و تاثرات میں ناگواریت کی خطیر آمیزش شامل ہوئی تھی، جس پر دیجان نے لب دبائے تھے۔ ماں ہے بچے وہ؟ جی، لیکن مضراب کا سوال گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکی ہیں، میرال کے بے حد کلوز ہیں، انہیں اس طرح دیکھ کر ان کے ذہن کا ڈسٹرب ہونا ایک فطری امر ہے۔ اس کے لیے وہ ایک کنونسنگ جواب ڈیزرو کرتی ہے، تھپڑ نہیں۔ اس کے کھلے ڈلے انداز میں ناپسندیدگی سے ظاہر کرنے پر دیجان اون اور قریشیہ کو سائڈ پر رکھ پوری طرح اس کی سمت متوجہ ہوئی۔ میں جانتا ہوں حویلی کی نایاب روایت کی اہمیت انسان کی زندگی سے بھی زیادہ ہے، جن میں ترمیم کا شاید سوال ہی نہیں اٹھتا، اس لیے میں خود کو انوالو بھی نہیں کرتا، لیکن انسان کو کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بات اچک قریشیہ دیتے انداز میں کوشش پر دباؤ ڈالنے پر باران کے ماتھے پر ناسمجھی کے بل پڑے تھے۔ تم بھلے کنارہ کشی اختیار کر مانتے نہیں، لیکن تمہاری حیثیت مستحکم ہے، تم چاہو تو کوشش کو کامیابی میں بدل سکتے ہو۔ تمہارے دادا کل شاید پورا دن گھر ہوں گے، تم فیصلہ کر لو تو میں مدد کر سکتی ہوں اس موضوع کو زیر بحث لانے میں۔ متبسم انداز میں اپنے ساتھ کا ایقان سونپ کر وہ اس اطمینان سے اون لپیٹتی قریشی کو مہارت سے حرکت دیتی ہوئی اپنے پسندیدہ مشغلہ میں مشغول ہو گئی تھی۔ ادھر باران عثمانی کا اطمینان ذہن میں سوچ کے واہ ہوئے دریچوں نے ٹھیک ٹھاک متاثر کیا تھا۔ خیالوں کے سمندر میں تیری یاد کی لہروں کی بغاوت اٹھتی ہے تو پھر سفینہ ہستی کو بہلائے جاتی ہے۔ شوخی و ترنگ کے ساتھ بھٹی صاحب کا ہاتھ فضا میں لہرایا تھا، جس پر بیڈ پر الٹا لیٹا دلاور نے کوف سے آنکھوں کو گول گول گھماتی ترچھی نگاہ اس درمیانی دروازے پر ڈالی جس کی دوسری جانب ان کا مشاعرہ چل رہا تھا۔ کیوں اس قدر زندگی سے اکتائے ہوئے ہو ننھے آفیسر؟ دبے اکتائے سرد لہجے میں وارننگ کی سلگتی چنگاریاں تھیں۔ میرا کیوں تو پور کنیکشن کی وجہ سے لوڈنگ پر ہے، تمہاری اکتاہٹ کا کیوں تو ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے نا، تم کیوں پیش قدمی نہیں کرتے؟ سنجیدہ سوال لیے بنیان ٹراؤزر میں ملبوس کرچی سمیت بتیسی کی نمائش کرتا وہ ڈور فریم میں جلوہ افروز ہوا۔ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، کسی کی یادوں سے ضائع ہونے سے تو اچھا ہی ہے۔ معظم بھٹی حقیقتاً اس بے تکی تان سے بس ہو چکی تھی، تبھی وہ اٹھ کر بیٹھا، بھسم کر دینے والی نگاہوں سے اس فسادی کو گھورنے لگا تھا۔ اتنی محبت سے مت دیکھو، میرے ہاتھ میں کرچی ضرور ہے لیکن میں بھاوی نہیں ہوں۔
2 उंगलियों में करची घुमाता वो मायनी खेजी से मुस्काया। तुम बेहुदा हो, घुर्राते हुए उसने नीचे से भारी बूट उठाकर अंजाम की परवाह किए बगैर उस जानिब दागा। और तुम सहरज़दा, चालाकी से निशाना कता करता वो टोन में ही रहा। मरो तुम घटिया इंसान। दूसरा बूट भी हवाई हमले में शरीक हुआ। इतनी जल्दी क्या? वो फिर निशाना कता कर चुका था। अब तो बच ही जाओ। दूसरी नाकामी पर फ़ोन बेड पर उछालता वो किसी चीते की तरह झपटा, जिस पर मौज़म ने शोखी से कहकहा लगाते फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब दौड़ लगाई थी। और अब वो किसी फ़रार मुजरिम की तरह आगे आगे था और दिलावर एक माहिर इनकाउंटर ऑफिसर की तरह पीछे। उनके अचानक आ धमकने से जानवर तो जानवर, अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ सारे मुलाजिम अपना काम छोड़कर उस चोर पुलिस की पकड़ा पकड़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे थे, जो मौज़म की जान पर बन आ जाने के बावजूद बेबाकाना दुहाइयों की वजह से मज़ीद दिलचस्प हो गई थी। तो दूसरी जानिब दिलावर का गुस्सा सवा नेज़े से चढ़ा ही जा रहा था। मित्रा, मित्रा बचा ले मेरे भाई, अपने खैर खा के खून से हाथ रगने पर बजीद है ये जालिम। हाँफता हुआ वो बिला आखिर मित्रा की आड़ में पनाह के लिए ठहरा था। खैर खा की शक्लें ऐसी खामखा नहीं होती। मित्रा हटो, आज मैं इस बेहया शख्स का कुछ कर ही दूंगा। वो भी खतरनाक अज़ाइम संग मित्रा की दूसरी जानिब खड़ा था। कसम है मित्रा तुम्हें, मेरी जो हटे तुम। कसम खा लिए इसने, अब तो हट ही जाओ। बुरी तरह हाँफते वो गिर्राया। मित्रा नहीं, मर्द हमेशा हक के साथ खड़ा होता है। मित्रा के ज़रा पैर को हरकत देने पर वो चीखा था। हाँ तो फिर साइड पर जाकर खड़े हो जाओ। वो जैसे ठान ही चुका था। एक को सून की जानिब तो दूसरे को पैरों की जानिब, फिर एक पैर की जानिब तो दूसरा सून की जानिब। उन दोनों की बेतुगी तगो-दो बहस से कोफ्त का शिकार शहंशाह ने हटने का फ़ैसला लिया कि मौज़म चीख पड़ा। मित्रा, मेरे लिए नहीं तो भाभी के लिए बचा लो प्लीज़। दोनों हाथ जोड़ते उसने आंखें टिपटिपाई, क्योंकि मित्रा साहब की गोल गोल आंखें उसकी तरह घूमी थी। दी जान के लिए भी प्लीज़। जुड़े हाथ नाक तक लाते उसने आंखों को इधर उधर करते हवाला मजबूत किया, जिस पर गालिबन समझने के लिए शहंशाह साहब ने तवक्कुफ़ लिया। मित्रा, तुम इसकी खुराफात नहीं सुनो, फ़ौरन हटो। मैं अभी पकड़कर इसे गुलिस्तान बहार से बाहर फेंकता हूँ। उसके पैतरा बदल लेने पर दिलावर उस पर झपटा कि शहंशाह ने सूंड सामने लाते मौका ज़ाय कर दिया। मित्रा, तुम इसकी बातों में। मित्रा की दफाई कोशिश पर तो मानो सदमा ही लग गया था उसे। मित्रा सच का साथ देता है और वो जानता है मैं सही हूँ। वो ये भी जानता है कि एक फिजूल सा आदमी हमारी प्यारी भाभी को दहलीज पर छोड़कर किसी भगौड़े की तरह भागा है। मित्रा को पहली बार अपना हामी देख उसका सीना 56 इंच फूला था। मैं भगौड़ा हूँ? भाभी से जान छुड़ाई है, इस बात को मानते हो? आंखें सुकेड़ते उसने बात पकड़ी। वो वहाँ खुद जाना चाहती थी। अल्फाज पर जोर डालते वो जाकर करीब रखे पत्थर पर बैठ गया था। तो अब ले आओ। मुझे क्या पड़ी है? वो अजनबी हुआ, जिस पर शहंशाह और मौज़म ने बैक वक्त बरहमी से घूरी डाली थी। ऐसे घूर कर देखने से हकीकत नहीं बदलने वाली। नीजान अपनी मर्ज़ी से लेकर आई थी और उनकी मंशा पर छोड़ कर आया हूँ। इसमें मेरा ज़ाती तौर पर कोई अमल दखल नहीं है। उसने शाने से नादीदा गर्द झाड़ते हद ही कर दी थी, जिस पर जलबलाकर मौज़म बाहर आया था। बड़ा एहसान किया आपने हरीफजादे जी, जो बजाते खुद 7 समुंदर पार कर उन्हें छोड़ कर आए, वरना इतने ख़तरे लेकर उस बिछड़ी बच्चे को अपने घर कौन पहुंचाता। आपको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जलकर तालियां पीटता वो उसके मुकाबिल धप से बैठा था, जिस पर हुंकार भरते उसने तेवर से आंखें घुमाकर नज़र अंदाज किया। चलो मान लिया, दीजान का फर्मा बरदार बच्चा सब दीजान के लिए करता है। फिर दीजान ने कहा था ना उनके साथ जाना, रुकना वहाँ। फिर क्यों तुम उन्हें डेकिंग में मसला हुआ है, शहर उनका झूठ मूठ बहाना डालकर यहाँ दुबके हुए हो। अभी भी दो ना फर्मा बरदारी का सबूत। मौज़म, बात को तूल मत दो फिजूल में। जान छुड़ाने के अंदाज में वो झटके से खड़ा हुआ था। इतने बेहिस मत बनो यार, ज़िंदगी मौका दे रही है तुम्हें, तुम खुद को मौका क्यों नहीं देना चाहते? अब तुम ज्ञान बांटोगे? नहीं बांटता, अच्छे बच्चों की तरह भाभी को ले आओ। शानी पर हल्का दबाव डालता हुआ वो हौसला अफजा अंदाज से मुस्काया।
तो दिलावर ने आसाप ढीले छोड़े। उस जैसे ज़िद्दी व हरदम शख्स के इकलौता यार होने का सहरा इसीलिए भी उस नन्हे ऑफिसर के सर था, क्योंकि वो डिटाई में लासानी था। लात मुक्के जूते बात सब पढ़ लेता, लेकिन मौक़िफ़ से ना हटता। फिर कब ला रहे हो? अभी नहीं, अभी हवेली का माहौल गर्म है, जिसकी वजह से दी जान को धड़का लगा रहता है कि वो कुछ सुन न ले। जान बख्शी के लिए उसने जवाब तराशा। तो यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, जितनी जल्दी हो जाए, पक गया हूँ मैं। दोनों कानों में उंगली ठूंसकर बेमरवती से कहते वो पुश दिखाकर चल दिया था। देख लिया शहनशाह, ये इज़्ज़त है। बात मुकम्मल होने से पहले ही शहनशाह साहब भी निकल लिए थे, जिस पर सदमे से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के एपिसोड को हम यही स्टॉप करते हैं। और बात की जाए अगर आज के एपिसोड, तो मुझे लगता है कि हाईलाइट ऑफ द एपिसोड मुज़राब थी, मुज़राब उस्मानी। हालांकि वो फर्स्ट एपिसोड से मीराल के लिए स्टैंड लेती आई है। हर उस गलत बात के लिए वो स्टैंड लेते आई है जो वो अपने आंखों के सामने देखती है, लेकिन जिस तरह से वो आज डट गई थी, वाह वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत 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 ज़बरदस्त था। क्या दबंग स्टाइल में वो टिक गई थी और थप्पड़ खाकर भी नहीं हिली थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी दबंग और डेयरिंग लड़कियाँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत फैसिनेट करती है। शायद मैं ख़ुद भी ऐसा बनना चाहूँ इस वजह से, लेकिन मैं उसके आस पास भी नहीं हूँ। तो मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत 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 अच्छे लगते हैं। और अगर बात की जाए दिलावर की, दबंग तो वो भी कम नहीं है, लेकिन वो गुस्से में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। और बारान जो है वो गुस्से में आता ही नहीं है। इतना कूल डाउन कोई कैसे हो सकता है, इतना ठंडा, पता नहीं क्यों। लेकिन अंदर ही अंदर उसके भी बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हम सबों को है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। और हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। आप ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा मुज़राब के बारे में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। ओके, टाटा, बाय।